तो रीमान इंटीग्रेशन का जो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब और इंटरवल 0 a है, a पॉजिटिव है। तो हमें प्रूव करना है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है और इंटीग्रेशन की वैल्यू a⁴/4 होगी। ठीक है, वैसे हमें पता ही है एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x⁴/4 होता है और जब लिमिट पुट करेंगे तो a⁴/4 होगा। ठीक है, बट हमें इसे रीमान के मेथड से प्रूव करना है। तो रीमान के मेथड से प्रूव करने से पहले हमें फंक्शन को बाउंडेड दिखाना होता है। अब फंक्शन एक्स क्यूब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी और a पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, बाउंडेड है और डिफाइंड है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर 0 लेस देन इक्वल f(x) less than is equal a³ for all x belongs to 0 to a। ठीक है, it implies f(x) is bounded in interval 0 to a। ठीक है, अब हमें लेना है पार्टीशन। पार्टीशन वही हम n सब इंटरवल्स में इंटरवल 0 a को डिवाइड करेंगे। लेट p इक्वल 0 और उसके बाद देखो लेंथ आएगी सब इंटरवल की a-0/n यानी कि a/n। तो 0 के बाद अगला पॉइंट होगा a/n, उसके बाद a/n प्लस a/n यानी कि 2a/n, फिर 3a/n। तो r-1 a/n rth सब इंटरवल के लिए, फिर r(a/n) अप टू n a/n यानी कि a। ठीक है, बी पार्टीशन ऑफ इंटरवल 0 to a। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो rth सब इंटरवल है वो है r-1 a/n r(a/n) और इसकी लेंथ है a/n। ठीक है, अब हमें चाहिए स्मॉल mr और कैपिटल mr इस इंटरवल के लिए फंक्शन के इन्फीमम एंड सुप्रीमम। तो क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे f(x) भी बड़ा होता जा रहा है, तो इस पॉइंट पर तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे mr इक्वल होगा f(r-a/n)। फंक्शन में हमें ये पुट करना है, तो ये बन जाएगा r-1 क्यूब a³/n³। ठीक है, और कैपिटल mr क्या बनेगा? कैपिटल mr होगा f(r)a/n यानी कि r³ a³/n³ और यहाँ पे x जो है वो हमारा rth सब इंटरवल में बिलोंग करता है। ठीक है, इसका रीज़न आप लिख सकते हैं सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, अब हमें लोअर डार्बोक्स सम, लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर डार्बोक्स सम, अपर रीमान इंटीग्रल कैलकुलेट करने हैं। तो LPF लिखते हैं हम। तो LPF इक्वल होता है समीशन r टेकिंग वैल्यूज 1 to n स्मॉल mr डेल्टा xr। समीशन r टेकिंग वैल्यूज 1 to n ये था हमारा r-1 क्यूब a³/n³ और ये था a/n। ठीक है, तो सिर्फ r पे समीशन है तो r-1 क्यूब वाली टर्म हम अंदर रखेंगे, बाकी सब हम समीशन से बाहर लिख देंगे। तो ये हमारा a⁴/n³ कॉमन आ रहा है और फिर समीशन खोल देते हैं। तो 0 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n-1 क्यूब। ठीक है, अब हमें इस सम को कैलकुलेट करना है। तो देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब का n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, बस डिफरेंस इतना सा है, यहाँ n टर्म्स थी, यहाँ n-1 टर्म्स है, तो ऑफकोर्स n की जगह n-1 आ जाएगा। ठीक है, तो LPF इक्वल आएगा a⁴/n⁴ और n-1n/2 का होल स्क्वायर। राइट, तो ये बन रहा है हमारा a⁴/4। देखो इस n स्क्वायर से
n की पावर 4 में से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, n-1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट हमें लोअर रिमान इंटीग्रेशन करना है। तो लोअर रिमान इंटीग्रेशन f(x) dx इक्वल, हमें पता ही है ये बनता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी LP(f). ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर 4 अपॉन 4। अब देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है तो हम n को कॉमन लेके 1 अपॉन n की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर आएगा, 1 - 1 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 - 0 यानी कि 1। तो ये आ रहा है हमारे पास a की पावर 4 अपॉन 4 लोअर रिमान इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम अपर रिमान इंटीग्रेशन के लिए UPF कैलकुलेट करते हैं। तो UPF इक्वल होता है समीशन r टेकिंग वैल्यूज 1 to n कैपिटल MR डेल्टा XR, समीशन r टेकिंग वैल्यूज 1 to n r क्यूब a क्यूब अपॉन n क्यूब a अपॉन n। ठीक है, a की पावर 4 अपॉन n की पावर 4 समीशन से बाहर, और ये बनेगा 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम, a की पावर 4 अपॉन n की पावर 4, ये होगा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a की पावर 4 अपॉन 4 और ये बनेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब हमें अपर रिमान इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। f(x) dx इक्वल, ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UPF। ठीक है, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर 4 अपॉन 4, यहाँ हम n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते ही ये आ जाएगा a की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, सिंस लोअर रिमान इंटीग्रेशन इक्वल है अपर रिमान इंटीग्रेशन के। ठीक है, इसका मतलब हुआ फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, और इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आ रही है a की पावर 4 अपॉन 4। यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, f भी फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल जो है वो 0 से π/4 है, और फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, फंक्शन cos x बनता है when x इज रैशनल, जब x परिमेय संख्या है। ठीक है, और फंक्शन sin x बनता है जब when x इज इररैशनल, जब x अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ पे फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं है ये प्रूव करना है, मतलब लोअर एंड अपर रिमान इंटीग्रेशन एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे, ऐसा प्रूव करना है। तो देखो जो हमने साइन एक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो सॉल्यूशन का प्रोसीजर कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन जो स्मॉल mr और कैपिटल MR हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रही हूँ आपको कि कैसे हम स्मॉल mr और कैपिटल MR यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सल्यूशन देखो यहाँ पे 0 से π/4 के बीच में हम बात करें तो साइन जो है वो 0 पे 0 होता है और फिर π/4 पे 1/√2 होता है। ठीक है, यानी कि 0 से वैल्यू बढ़ती जा रही है, 1/√2 तक जा रही है। तो साइन जो है वो बाउंडेड है 0 से 1/√2 के बीच में, और इंक्रीजिंग है इसकी वैल्यू, जैसे जैसे x बढ़ रहा है साइन की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब cos x की बात करें, cos x 0 पे 1 होता है और π/4 पे 1/√2 होता है, यानी कि cos x की वैल्यू 1 से घटते हुए 1/√2 तक जा रही है। ठीक है, तो cos x जो है वो इस रेंज में डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और π/4 पे इसकी मिनिमम सबसे कम वैल्यू आ रही है। ठीक है, लेकिन है ये भी बाउंडेड, क्योंकि cos x के लिए लोअर बाउंड तो 1/√2 है, सारी की सारी वैल्यूज 1/√2 से बड़ी है, और अपर बाउंड है 1, सारी की सारी वैल्यूज 1 से छोटी है। ठीक है, यानी इस रेंज में 0 से π/4 सारे रियल नंबर है, तो बीच में रैशनल इरेशनल दोनों तरह के आएंगे। तो जब रैशनल होगा तो फंक्शन cos x बनेगा तब भी बाउंडेड है, और जब इरेशनल आएगा तो फंक्शन sin x बनेगा तब भी बाउंडेड है, यानी कि टोटल फंक्शन हमारा बाउंडेड है।
ठीक है, तो हम लिख देते हैं हियर 0 लेस देन इक्वल साइन एक्स लेस देन इक्वल 1/√2, ठीक है। और कोस कैसा है 1/√2 लेस देन इक्वल कोस एक्स लेस देन इक्वल 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/4। साइन की वैल्यू 0 से 1/√2 के बीच में है और कोस की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में है। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। कोस डिक्रीजिंग है, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है कोस की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो साइन की जो वैल्यूज़ है ना वो तो 0 से 1/√2 के बीच में आएगी, मैक्सिमम 1/√2 हो जाएगी। और कोस की जो वैल्यूज़ है वो 1/√ मिनिमम है। तो दोनों में अगर हम देखें कि बड़ा कब होगा फंक्शन, तो कोस पे फंक्शन बड़ा होगा। जब भी एक्स रैशनल होगा फंक्शन कोस एक्स बनेगा, और कोस एक्स बनेगा तो उसकी वैल्यू जो है वो 1/√2 से लेके 1 के बीच में होगी। और जब एक्स इररेशनल होगा तो फंक्शन साइन एक्स बनेगा, साइन एक्स बनेगा तो उसकी वैल्यू 0 से 1/√2 के बीच में होगी। तो ऑफकोर्स हमें दिख रहा है ना 0 से 1/√2 के बीच की वैल्यूज से 1/√2 से 1 तक की वैल्यूज बड़ी है। तो साइन और एक्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो कोस एक्स फंक्शन जब भी बनेगा तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी और साइन एक्स पे फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी। यानी हमारा जो कैपिटल एम आर होता है ना सुप्रीमम, वो तो कोस बनेगा जब एक्स मतलब फंक्शन जो है कोस एक्स बनेगा ना तब इसकी वैल्यू सुप्रीमम आएगी। तो कैपिटल एम जब बनेगा तब तो कोस पे बनेगा और स्मॉल एम जब बनेगा तो साइन पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज छोटी है और यहाँ पे वैल्यूज बड़ी है, ठीक है। तो पहले हम पार्टीशन ले लेते हैं, लेट पी, अब देखो 0 से शुरू हो रहा है और लेंथ देख लेते हैं कितनी होगी सब इंटरवल की। तो ये मैं जो लिख रही हूँ साइड में ये आपको लिखना नहीं है, π/4 - 0 अपॉन n, यानी कि π/4n, ठीक है। ये लेंथ लेनी है हमें सब इंटरवल की। तो 0 इसके बाद आएगा π/4n, उसके बाद आएगा 2π/4n, फिर आएगा 3π/4n, तो r-1 π/4n, उसके बाद आएगा r π/4n, सो ऑन, उसके बाद आएगा लास्ट में n π/4n यानी कि π/4, ठीक है। बी पार्टीशन ऑफ इंटरवल 0 to π/4, ठीक है। अब हमें rth सब इंटरवल स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर लिखने हैं। तो यहाँ पे rth सब इंटरवल है वो बनेगा r-1 π/4n, r π/4n, डेल्टा एक्स आर जो है वो होगा π/4n, ठीक है। अब हम लिखते हैं स्मॉल एम आर। तो जैसे मैंने कहा स्मॉल एम आर जब आएगा तो फंक्शन साइन एक्स बनेगा, ओके। अब हमें देखना है कि इस रेंज में एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए साइन एक्स मिनिमम होगा। फंक्शन बनेगा साइन एक्स, ये डिसाइड हो चुका है, लेकिन एक्स की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। साइन एक्स है तो साइन आएगा, लेकिन एक्स की जगह क्या आएगा। तो साइन एक्स कैसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा था साइन एक्स की वैल्यू बढ़ रही थी, तो सबसे कम इस वैल्यू पर होगा, राइट। स्मॉल एम आर में साइन एक्स बनेगा क्योंकि जब जब एक्स हमारा इररेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू रैशनल के कंपैरेटिवली छोटी है, लोअर बाउंड्स पे जाएगी, तो स्मॉल एम आर जो है वो साइन एक्स होगा। अब हमें देखना है एक्स जब इस रेंज में बिलोंग करता है तो साइन इस रेंज में एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए सबसे छोटा बन रहा है। तो क्योंकि साइन एक्स इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे सबसे छोटा होगा और फिर बढ़ते बढ़ते इस पे सबसे बड़ा हो जाएगा जब एक्स इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो स्मॉल एम आर हमारा आएगा साइन r-1 π/4n, ठीक है। देखो फंक्शन की वैल्यू r-1 π/4n पॉइंट पे x इररेशनल, ठीक है। वैसे इसमें अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ही ज़्यादा बेटर होगा, सिर्फ इतना ही लिखते। अब कैपिटल एम आर की बात करें हम, तो हमने ये तो देख लिया था कि
कैपिटल एम जो है वो कोस पे आएगा, फंक्शन की वैल्यू बड़ी जो है वो कोस पे है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि जब एक्स इस रेंज में है तो कोस एक्स कब सबसे बड़ा होगा। तो कोस एक्स कैसा फंक्शन था, डिक्रीजिंग था, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है फंक्शन छोटा होता जा रहा है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, फिर छोटी होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोस एक्स डिक्रीजिंग है। तो कैपिटल एम आर में भी कोस इसी पॉइंट पर आएगा, ठीक है। बस यही पॉइंट इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने का था। स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर क्या होंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई आर, ठीक है। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ। हमने देख लिया था कि साइन एक्स की वैल्यूज़ से कोस एक्स की वैल्यूज़ बड़ी आ रही है जब हमारा एक्स 0 से π/4 में पूरे इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, पूरी रेंज में। तो इसका मतलब हो गया साइन फंक्शन जो है उस पे फंक्शन की वैल्यूज़ कम आएगी और कोस पे फंक्शन की वैल्यूज़ बड़ी आएंगी, साइन पे छोटी आएंगी, कोस पे बड़ी आएंगी, ठीक है। तो इन्फीमम जो है वो साइन पे बनेगा फंक्शन और सुप्रीमम जो है वो कोस पे बनेगा, राइट। अब हमें इस इंटरवल में देखना है कि कौन से पॉइंट पे साइन जो है वो सबसे छोटा बनेगा इस इंटरवल में, जब एक्स हमारा इस इंटरवल में बिलोंग करता है, और कौन से पॉइंट में कोस सबसे बड़ा बनेगा इस रेंज में, ठीक है। तो क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन था तो एक्स के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, तो सबसे छोटा जब एक्स सबसे कम होगा, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर होगा। और कोस क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है वो एक्स के बढ़ने के साथ साथ घटता जा रहा है, तो सबसे बड़ा सबसे छोटे पॉइंट पर होगा, यानी कि इस पॉइंट पर होगा। तो ये स्मॉल एम आर और ये कैपिटल एम आर, ठीक है। अब हमारा जो LPF UPF का तरीका है वो हम पहले भी कर चुके हैं, उसी तरीके से हमें करना है। तो मैं इसमें UPF वाला पार्ट कर रही हूँ पहले, क्योंकि ये साइन वाला पार्ट तो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं UPF वाला कोस वाला पार्ट जिसमें आएगा वो कर रही हूँ। तो UPF इक्वल बनेगा समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर, समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n, कैपिटल एम आर है हमारा कोस r-1 π/4n और डेल्टा एक्स आर है π/4n, ठीक है। π/4n ये बन जाएगा कोस, देखो 0, कोस r इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो π/4n, कोस 2 π/4n, सो ऑन अप टू कोस n-1 n-1 π/4n, ठीक है। तो अब हमें इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है, तो हम कोस का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। कोस ए प्लस डी कोस ए प्लस 2d अप टू कोस ए प्लस n-1d, n टर्म्स है ये। n टर्म्स का सम अगर हमें निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस n-1 d/2, ठीक है, साइन n/2 अपॉन साइन d/2, ठीक है। देखो जो साइन में फॉर्मूला था ना उसमें बस यहाँ ये वाले साइन की जगह कोस आ गया, बाकी वो दोनों साइन ही है, राइट। तो ये फॉर्मूला है, हमें इस फॉर्मूला मैंने पहले भी कहा था कि फॉर्मूला को प्रूव किया जा सकता है, लेकिन प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रख लेना, दैट्स इनफ। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में a बराबर 0 है और d बराबर है π/4n, राइट। तो हमारा UPF बनेगा पहले बाहर π/4n तो है ही, वो लिख दिया हमने, कोस a यानी कि 0 प्लस n-1/2 और d है π/4n, ठीक है। फिर है साइन n/2d है π/4n, ठीक है। अपोन में है साइन 1/2d है π/4n, ठीक है। n से n कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा π/4n कोस, देखो ये बन रहा है n π/8n माइनस π/8n, ठीक है। और ये बन रहा है साइन π/8 और अपोन में बन रहा है साइन π/8n,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो n से n कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये साइन पाई अपॉन 8 है, इसमें n नहीं आ रहा, ये साइन पाई अपॉन 8n है। हमें अपर रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेनी होगी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि पाई अपॉन इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, तो कोस पाई अपॉन 8 आ जाएगा ये, ठीक है। ये ऑलरेडी साइन पाई अपॉन 8 है, ये जो है ये साइन पाई अपॉन 8n है। तो ये जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये हमारा जो है ये बनेगा साइन 0, और साइन 0 0 होता है, और इधर ये वाला भी पाई अपॉन इन्फिनिटी 0 बनेगा, तो 0/0। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। चेंज तो क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स वाली फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है x टेंड्स टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है, ठीक है। तो मैं ना इसको लिखने वाली हूँ पाई अपॉन 8n। तो हम 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, इसे तो बाहर कॉमन लेके लिख देंगे, तो डिवीज़न वाला पाई अपॉन 8n बन जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, 2 पाई अपॉन 8n, और इसके अपॉन में हम ये वाला लिख देते हैं साइन पाई अपॉन 8n, ठीक है। अब ये पार्ट भी ठीक हो गया, जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या बच गया, कोस पाई अपॉन 8 माइनस पाई अपॉन 8n, और साथ में साइन पाई अपॉन 8, ठीक है। तो अब अपर रीमान इंटीग्रेशन 0 से π/4 fx dx इक्वल ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UPF, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 8n साइन पाई अपॉन 8n, इसके साथ में है कोस पाई अपॉन 8 माइनस पाई अपॉन 8n, ठीक है। और साथ में ही मल्टीप्लिकेशन में है साइन पाई अपॉन 8, ठीक है। तो जब अपन लिमिट लगाएंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा कोस पाई अपॉन 8, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और ये हमारा ऑलरेडी साइन पाई अपॉन 8 है, ठीक है। क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स, या फिर मैं उल्टा ही लिख देती हूँ ना, x अपॉन साइन एक्स 1 होता है। कैसे होता है 1, देखो अभी तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो जब हम इसे एल हॉस्पिटल रूल से लिखेंगे x टेंड्स टू 0, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का कोस, तो जब लिमिट लगाएंगे तो कोस 0 1 होता है, ठीक है। तो x टेंड्स टू 0 पे x अपॉन साइन एक्स 1 होता है। अब यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो पाई अपॉन 8n जो है वो 0 बन रहा है। तो अगर हम पाई अपॉन 8n को x मान लें तो ये x अपॉन साइन एक्स बनेगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 बनेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारा अपर रीमान इंटीग्रल जो है वो बन रहा है 0 से π/4 f ऑफ x dx, देखो 2 साइन π/8 कोस π/8, 2 साइन ए कोस से क्या होता है साइन 2a, 2 इंटू π/8, यानी कि साइन π/4 और साइन π/4 होता है 1/√2। अच्छा हाँ 1/√2, इसकी वैल्यू आ रही है 1/√2। सिमिलरली हम लोअर रीमान इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। तो अब LPF कैलकुलेट करते हैं। ये समीशन r टेकिंग वैल्यूज 1 to n स्मॉल mr डेल्टा xr, ठीक है। समीशन r टेकिंग वैल्यूज 1 to n, ये था हमारा साइन r-1 पाई अपॉन 4n, और साथ में है पाई अपॉन 4n, ठीक है। पाई अपॉन 4n बाहर, ये बन रहा है साइन 0 प्लस साइन पाई अपॉन 4n प्लस साइन 2 पाई अपॉन 4n अप टू साइन n-1 पाई अपॉन 4n, ठीक है। तो वही फॉर्मूला साइन वाला जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, a बराबर 0 है यहाँ पे, और d बराबर पाई अपॉन 4n है। तो साइन वाला फॉर्मूला लगा के रिजल्ट लिखते हैं।
तो एल पी एफ इक्वल पाई अपॉन 4n तो है ये हमारा साइन 0 प्लस n माइनस 1/2 डी था, तो पाई अपॉन 4n, 2 तो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर था साइन ND/2, तो n/2 लिख देते हैं, d है पाई अपॉन 4n। अपॉन में था साइन D/2, तो 1/2 और d है पाई अपॉन 4n। इसमें n से n कैंसिल हो गया, ये साइन पाई अपॉन 8 हो गया। इसे हम थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं, तो पाई अपॉन 4n ये बन रहा है साइन n पाई अपॉन 8n माइनस पाई अपॉन 8n, ठीक है। और ये है साइन पाई अपॉन 8 और अपॉन में ये है साइन पाई अपॉन 8n, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे n से n कैंसिल हो रहा है, तो जब हम लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये तो हो जाएगा 0, तो ये साइन पाई अपॉन 8 बन जाएगा, और ये भी साइन पाई अपॉन 8 है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। अब इसकी बात है, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो जैसे हमने पिछले पार्ट में इसको सिंप्लीफाई किया वैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसे वही 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 2 मल्टीप्लिकेशन वाला पाई अपॉन 8n अपॉन में साइन पाई अपॉन 8n, और ये बनेगा साइन पाई अपॉन 8 माइनस पाई अपॉन 8n साइन पाई अपॉन 8, ठीक है। ये हमारा LPF है। तो लोअर रिमान इंटीग्रल से π/4 f ऑफ x dx ये इक्वल होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी LPF, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 इंटू पाई अपॉन 8n साइन पाई अपॉन 8n साइन पाई अपॉन 8 माइनस पाई अपॉन 8n साइन पाई अपॉन 8, ठीक है। ये जब लिमिट लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये वाला 0 हो जाएगा, तो मैं लिख देती हूँ क्या बन रहा है, ये 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 है, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखो हमारे पास कोस 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, होता है ना ये फॉर्मूला। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x जो है वो बनेगा 1 माइनस कोस 2x, ठीक है। तो ये बन रहा है 1 माइनस कोस 2 इंटू π/8, तो कोस π/4 हो गया 1/√2, तो 1 माइनस 1/√2। तो यहाँ पे देखो लोअर रिमान इंटीग्रेशन और अपर रिमान इंटीग्रेशन बराबर नहीं आ रहे, तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। हियर लोअर रिमान इंटीग्रेशन fx dx इज नॉट इक्वल्स टू upper Riemann integration fx dx. It implies function is not Riemann integrable. इस इंटरवल के लिए फंक्शन Riemann integrable नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन करेंगे Riemann इंटीग्रेशन की। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।